जनरल कोचर, इजराइल सिर्फ कहता नहीं, और अगर किसी देश का नेता, और वो भी बेनियामिन नेतन्याहू जैसा, कह के मार रहा है, और ये कोई हमास नहीं, ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं, ये एक देश है। इस देश की अपनी एक सोवेरेनिटी है, इस देश की अपनी एक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब कुछ है। उनको भी कह के, तो दे हैड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, उनको स्पेसिफिक जानकारी थी कि इनको कितने दिन में ये कैसे निस्तो नाबूद करेंगे। हालांकि रशिया के पास भी थी जब वो यूक्रेन में घुसे, लेकिन वो हमने देखा सर, वो सालों हो गए। लेकिन बेनियामिन नेतन्याहू खुद भी नुकसान झेल रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर की एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें वो बोल रहे हैं कि तेल अवीव में नुकसान हुआ है। ये एक ऐसा देश है जो कि एक्सेप्ट करता है। हमने देखा है जब भारत पाकिस्तान की भी जंग हो रही थी जनरल साहब, तो हम भी, हमारी सरकार भी वो जानकारी अपने हिसाब से फिल्टर आउट करती है जिसकी जरूरत हो, जिसका गलत इस्तेमाल दुश्मन देश ना करे। लेकिन इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री घोषित तौर पे ओपनली कह रही है कि हमारी इतनी बिल्डिंग टूटी। उनके प्रधानमंत्री उस जगह जा रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हाँ मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मैं जो उनका नुकसान करूंगा वो उससे उबर नहीं पाएंगे। There is a different level of attack warfare. There is a different level of confidence. वो कह रहे ठीक है मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे लोग तैयार हैं, लेकिन तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार। जनरल कोचर। धन्यवाद ऐश्वर्या। ये आपको समझना पड़ेगा, एक जब लड़ाई होती है, एक जब वॉर सिचुएशन सामने आती है, तो उसमें नुकसान दोनों देशों का होता है। और ख़ास तौर पे अगर हम इज़राइल की बात करें इस लड़ाई में, तो जिस स्ट्रैटेजी के साथ इज़राइल उतरा इस लड़ाई में, एक ट्विन स्ट्रैटेजी मैं इसको मानता हूँ, जो मैं इसको स्टडी कर पाया हूँ। पहली स्ट्रैटेजी है कि एक पैरालिसिस क्रिएट किया जाए लीडरशिप का। और आपने देखा कि कोई भी ऑपरेशन जो इज़राइल प्लान करता है, फेज़ 1 उसका होता है पैरालिसिस ऑफ द लीडरशिप। और वो उसको कैसे करता है? वो अपनी साइबर इस्तेमाल करता है। उसकी एक यूनिट है, यूनिट 8200। ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है इजराइल की, जो वर्ल्ड की सबसे टेक्निकल, बिल्कुल एडवांस्ड ये जो साइबर के मामले में यूनिट है। और ये क्या करती है? अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि आपने अभी देखा कि 9 साइंटिस्ट को मारा गया जी, 12 सीनियर ऑफिसर्स को टारगेट किया, जो IRGC का हेड है, जो इनका चीफ ऑफ स्टाफ है, उसको खत्म किया गया। इसको कैसे करता है इजराइल? सबसे पहले जितने भी मोसाड के ऑपरेटिव्स हैं वो ईरान में इन्फिल्ट्रेट होते हैं, और वो अभी नहीं इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, वो काफ़ी देर से वहाँ पे काम कर रहे हैं और एक अपना नेटवर्क उसको बना के रखा हुआ। इसीलिए जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे कि एक पिन पॉइंट लोकेशन कैसे मिलती है, वो आपको मिसाइल्स के थ्रू नहीं मिलेगी, वो आपको GPS के थ्रू नहीं मिलेगी, वो आपको सैटेलाइट्स के थ्रू नहीं मिलेगी, वो आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू मिलेगी। और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस इजराइल ने अपने ऑपरेटिव्स को अंदर इसको रखा है। और जो उनकी आसानी इसको कैसे हो गई है, इसको जो इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि आज ईरान में एक लार्ज परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो खुमैनी को लाइक नहीं करती है। और अगर आपने इलेक्शंस भी देखे ईरान के, वो एक रिग्ड इलेक्शंस थे और 30 से 32% वोटिंग परसेंटेज थी। और जो मेजॉरिटी अवाम है ईरान की, वो खुश नहीं है। और ये दूसरे पॉइंट को मेरा लीड करता है, वो है रिजाइम चेंज, जिसके बारे में आपने जिक्र किया है। वो एक डेफिनेट प्लान है अमेरिका और इजराइल का। और पर वो प्लान कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? कर्नल नैन, मेजर साहब मैं आ रहा हूँ वापस। जनरल साहब आई एम कमिंग बैक टू यू। लेकिन कर्नल नैन, चाहते तो बहुत कुछ है बहुत लोग, लेकिन इसमें एक चीज निकल के आ रही है। मैं रशिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। रशिया भारत का एक बहुत मजबूत दोस्त रहा है, रशिया एक सुपर पावर रहा है, लेकिन वो सुपर पावर क्या कमजोर पड़ रही है? रशिया ने बोला कि वो ईरान के साथ है, रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, रशिया इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट हो चुका है। चाइना और रशिया, कर्नल नैन, दोनों ने कहा कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन आया कोई नहीं।
अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं इजराइल के साथ हूं, अमेरिका ने कहा इजराइल और मैं एक हूं, एंड दे आर कमिंग। ये रशिया पॉइंट पे बात करना पड़ेगा कर्नल नैन, क्योंकि रशिया पे इतनी डिपेंडेंस है भारत की भी, हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है वो। सर ऐश्वर्या, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, जहां चीन का ईरान के साथ में ये अपना रोड का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका रोड का जो प्रोजेक्ट है, इसका वो है, साथ में $400 बिलियन का करार है, और साथ में इसने एक तरीके से चीन ने मिसयूज करना शुरू कर दिया था ईरान को गल्फ के अंदर, जब इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल के साथ बहुत बड़ा ट्रेड है। आपके जो चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है ली, उनकी जस्ट एक दिन पहले ही इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। और तीसरा, अगर अमेरिका बीच में आता है, तो जो आपने देखा है ना कि जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसमें कितना चीन को प्रॉब्लम आ रही है और कितना वो अमेरिका को साथ लेके चलना चाहता है अंदर ही अंदर। काफी उसने फंडे लगा के देख लिए, कनाडा का साथ लेके या फिर यूरोप के साथ जुड़ने की कोशिश करके, लेकिन फाइनली रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो चीन खुल करके सामने नहीं आएगा। अब आ जाते हैं रूस के ऊपर। रशिया का भी यही हाल है। वो ईरान का दोस्त है, ईरान ने उसको बहुत मदद की है, शाहिद ड्रोन्स दिए हैं उसको, फतेह मिसाइल्स दिए हैं, बाकी कुछ आर्मामेंट भी दिया है अभी यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन साथ ही साथ उसके पॉलिटिकल और बाकी जो रिलेशनशिप है इजराइल के साथ, वो भी बहुत मजबूत है। इजराइल ही वो देश था ऐश्वर्या, जब इनके ऊपर सैंक्शन लगी थी रशिया के ऊपर, इजराइल वाज द वन हु वाज द लास्ट वन टू जॉइन दोस सैंक्शंस। तो इनके रिलेशन गाढ़े हैं। और साथ ही साथ 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की 1.5 घंटा बातचीत हुई है। और मैं आपको बताऊं, रशिया क्यों नहीं आएगा, ये अंदर खाने रशिया भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। ये रियलिटी है। और इस रियलिटी के साथ अब एक देश बच जाता है, तुर्की। और तुर्की को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, उसका काम तो बड़बोलेपन का है, बिन पैंदी का। उस बड़बोलेपन को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बात तुर्की से की तो मैं वहां से उठा रहा हूं कर्नल ने। टर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, टर्की प्लेड अ वेरी पिवटल रोल, और भारत के लिए नहीं बट पाकिस्तान के लिए, किसी के भी कहने पे किया। और यही है आज मेरा पूछता है भारत पे दूसरा विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस और फिर G7 के लिए कनाडा जा रहे हैं। साइप्रस कहने को तो एक छोटा सा देश है, साइप्रस कहने को तो एक छोटा सा यूरोप में मैं कैसे कहूं कि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर एक छोटा सा देश है, आइलैंड देश है साइप्रस। लेकिन दर्शकों, ये ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही नहीं किसी भी देश जाते। प्रधानमंत्री मोदी बहुत सोच के, और टाइमिंग इसकी सोच के, जो मैं जानकारी अभी आपको दूंगा फिर आपको समझ आएगा कि एक तीर से 2 निशाने कैसे कर रही है भारत सरकार। एक तीर से 2 निशाने कैसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कैसे वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को, भारत की सुरक्षा की तरफ कैसे उसको मोड़ रहे हैं, और किस तरह से ये साइप्रस का दौरा इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और G7 जाने से पहले क्यों वो साइप्रस गए। तो ये जो जानकारी है मैं आपको बता रहा हूं। साइप्रस में एक तरफ सीरिया है, साइप्रस की दूसरी तरफ तुर्की है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? साइप्रस मैप शर्मा, साइप्रस एक तरफ, ये देखिए आप, साइप्रस सीरिया है, एक तरफ सीरिया है, एक तरफ लेबनान है, वो आप देख रहे हैं, और एक तरफ तुर्की है। और साइप्रस और तुर्की के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेके जंग जारी है, जो कि था साइप्रस का, क्योंकि साइप्रस 1960 तक एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। जी हां, 1960, भारत आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन 1960 तक साइप्रस एक ब्रिटिश कॉलोनी था। और 1960 में जब इसको आजादी मिली, तो साइप्रस में मूल तौर पे 2 तरीके के लोग थे। एक टर्किश साइप्रस और एक ग्रीक साइप्रस, क्योंकि एक तरफ ग्रीस है, और ग्रीस का बहुत ज्यादा कल्चरल इन्फ्लुएंस है साइप्रस के ऊपर। ग्रीस यूरोपियन देश, और साइप्रस, बाय द वे दर्शकों, ये बताना जरूरी है कि शायद ही एक ऐसा देश होगा जो कि ज्योग्राफिकली
एशिया में आता है, ज्योग्राफिकली एशिया में आता है, लेकिन वो ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जी हाँ, अगर आप नक्शे में देखेंगे, वर्ल्ड के नक्शे में, तो वो एशिया में दिखाता है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साइप्रस का दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और ये समझने की बात है, दोबारा ये जो लैंड की मैं आपको बात कर रहा था जिसे नॉर्दर्न साइप्रस कहते हैं, इस पे तुर्की ने कब्जा कर लिया। साइप्रस इसको अपना भाग बताता है। दुनिया का कोई भी देश दुनिया का